नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में आरोप किस प्रकार से विरचित किए जाते हैं, चार्जेस जो हैं कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो मित्रों ध्यान से समझिएगा, आरोप विरचित करना सीखने से पहले जो है हमें तीन मुख्य बातों को अच्छे से समझना होगा, जिसके द्वारा हम आरोप जो है बहुत ही अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत सबसे पहला है कि आरोप का अर्थ क्या होता है, चार्जेस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सीआरपीसी की सेक्शन 2B के अंतर्गत आरोपों को परिभाषित किया गया है, लेकिन जब हम उस सेक्शन को देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं, तो हमें आरोपों की परिभाषा वहां नहीं मिलती है। उसकी जगह जो है आरोपों के अंतर्गत एक्सटेंशन किया गया है कि आरोप में यह भी शामिल है। तो तात्पर्य यहां पर यह है कि भाई आरोप होते क्या हैं, हम आरोप किसे कहते हैं। तो बात को समझिएगा कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का दोषारोपण करना, किसी गिल्ट का एलिगेशन लगाना आरोप कहलाता है। तो तात्पर्य यहां पर यह है कि जब किसी व्यक्ति पर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं तो वहां पर उसका मीनिंग है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध का दोषारोपण किया जा रहा है। अब इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है चार्जेस फ्रेम करने के लिए, सीखने के लिए, कि भाई चार्जेस जब फ्रेम किए जाते हैं तो इनका उद्देश्य क्या होता है। देखिएगा कि जब आप चार्जेस फ्रेम करें तो अगर आपके दिमाग में चार्जेस फ्रेम करने के पीछे जो उद्देश्य है वो अगर आपको क्लियर होगा तो आप जो है बहुत हद तक संभावना है कि आपका चार्जेस जो है बहुत ही सटीक और एकदम सही बनेगा। तो यहां पर हम देखें कि भाई चार्जेस फ्रेम करने का उद्देश्य क्या होता है। तो बात को समझिएगा कि जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि जो आरोपी है, जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट जो है चार्ज फ्रेम किए जा रहे हैं, उसको इस बात की जानकारी देना होता है कि भाई आपके ऊपर किस आरोप का या किस अपराध का विचारण चलने वाला है, आपको जो है किस अपराध के लिए जो है आपको प्रतिरक्षा रखनी है। अब बात समझिएगा, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत यह कहता है कि हर व्यक्ति को जो जिसके ऊपर कोई एलिगेशन लगे हैं उसको जो है डिफेंस रखने का अधिकार है। तो ऐसी कंडीशन में जब आरोप लगाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट आरोप लगाए जा रहे हैं उसको उन आरोपों से इस बात की स्पष्ट रूप में जानकारी हो जाए कि उसके ऊपर किस अपराध का आरोप लगाया गया है और उसे जो है किस अपराध में अपनी प्रतिरक्षा रखनी है। अगर आरोप लगाए जाएं और आरोपों से यह साबित या यह पता ना चल रहा हो कि आरोपी को या अभियुक्त को किस अपराध के लिए जो है आरोपित किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आरोप जो है गलत होते हैं, उनको जो है सही नहीं माना जाता है। तो तात्पर्य यह है कि आरोप जब आप विरचित करें तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि यह आरोप इस प्रकार से बनाए जाएं कि जो आरोपी है, जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह उस अपराध को समझ पाए जिसके लिए उस पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उसको यह पता चल जाए कि उसने क्या किया है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया जा रहा है, और उसके बाद उसमें जब ट्रायल चलेगी तो उसे जो है उसमें अपना डिफेंस रखना है। तो इस बात को आपको अपने दिमाग में अच्छे से समझना चाहिए। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि आरोपों का फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रारूप में आरोप लगाए जाते हैं। वैसे सीआरपीसी के अंतर्गत जो चैप्टर 17 है, अध्याय 17 है, जिसके अंतर्गत धारा 211 से लेकर धारा 224 तक आरोपों के प्रारूप के संबंध में कई सारे प्रोविजंस किए गए हैं। और हम आपसे ये कहेंगे कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जो है आप सबसे पहले सीआरपीसी के चैप्टर 17 को अच्छे से पढ़िए, उसकी एक एक बातों को समझिए और उसके बाद जो है चार्जेस फ्रेम करने के लिए जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। अब यहां पर हम आपको जो है मुख्य बातें बता रहे हैं जो कि आपको अपने दिमाग में याद रखना है चार्जेस फ्रेम करते वक्त, कि चार्जेस का जो फॉर्मेट है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आवश्यक होती हैं जिसे आपको अपने चार्जेस में शामिल करना ही चाहिए। क्योंकि इन सभी बातों को अगर आप चार्जेस में शामिल करेंगे तो मोस्ट ऑफ जो है जो चार्ज फ्रेम करने का उद्देश्य है वह पूर्ण हो जाता है। आरोपी को जो है अच्छे से समझ में आ जाता है कि भाई उस पर किस बात का आरोप है।
तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको चार्जेस के फॉर्मेट में ध्यान रखना है। मित्रों, आरोप के प्रारूप के अंतर्गत हमें जो है कुल 10 ऐसे पॉइंट हैं, 10 ऐसे बिंदु हैं जिन्हें जो है हमें हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप इन 10 बिंदुओं को अच्छे से समझ जाएंगे, आप इनको याद कर लेंगे, तो जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो आपका चार्ज जो है बिल्कुल सही बनेगा, उसमें कोई गलती की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 10 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है, न्यायालय जो आरोप विरचित कर रहा है। तात्पर्य यह है कि जब आरोप लिखे जाते हैं तो शुरुआत कैसे की जाती है? शुरुआत की जाती है मैं XYZ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जो भी है, और अगर इसकी जगह अगर सेशन न्यायालय बना रहा है तो कैसे बनाएगा? मैं XYZ सत्र न्यायाधीश फलाना फलाना, उसका जो भी डेजिग्नेशन है उसको आपको लिखना होगा। तो पहले नंबर पर न्यायालय या मजिस्ट्रेट का जो भी विवरण है उसको आपको देना है। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसके अंतर्गत अभियुक्त का पूर्ण नाम, मतलब कि अभियुक्त के बारे में जो है उसका पूरा जो आइडेंटिटी के लिए जरूरी है, जैसे कि राम सन ऑफ श्री फलाना फलाना। तो सेकंड नंबर पर अभियुक्त का पूरा विवरण आपको जो है वहां पर मेंशन करना चाहिए। अब कई बार ये होता है कि एग्जाम में जो है अभियुक्त के पिता का नाम नहीं दिया होता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है वहां पर डॉट डॉट कर दीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई यहां पर पिता का नाम आता है, क्योंकि प्रश्न पत्र पर नहीं दिया गया है तो जगह वहां पर खाली छोड़ दी गई है। अब जब ये दोनों बातें हो गई, अब इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है या तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें हमारे चार्जेस में ध्यान रखना चाहिए, इसको कहते हैं DTP का रूल, मतलब डेट टाइम एंड प्लेस। इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ DTP, डेट टाइम एंड प्लेस। तो जब आप चार्ज फ्रेम करें तो जब अपराध घटित हुआ उसका दिनांक, वह समय और उसके बाद वह स्थान, इन तीनों का उल्लेख जो है आपको अपने चार्जेस में करना चाहिए। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के विषय में अपराध किया गया है उसका विवरण, जैसे कि जो भी विक्टिम है उसके बारे में आपको उल्लेख करना चाहिए, या जो संपत्ति है जिसके संबंध में अपराध किया गया है उसको जो है आपको अपने आरोप में जो है उसका विवरण कर देना चाहिए। फिर इसके बाद अपराध का कथन। देखिए, संपत्ति का विवरण हो गया कि भाई जो है इस संपत्ति के ऊपर आपने ये अपराध किया है। अब अपराध का विवरण कि भाई अपराध क्या किया है, चोरी का अपराध किया है या फिर जो है हत्या का अपराध किया है, जो भी अपराध किया उसका विवरण अपन देंगे। फिर इसके बाद यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो अपराध का नाम होगा। तात्पर्य यह है कि अगर उस अपराध के संबंध में विधि ने कोई नाम स्पेसिफाई कर रखा है तो हमें जो है हमारे चार्जेस में उस नाम का उल्लेख करना होगा। फिर इसके बाद अगला जो 7वां पॉइंट है, 7 पॉइंट है, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उस अपराध का कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी कि अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाए जिस पर उसका आरोप है। तात्पर्य यह है कि जहां पर की विधि के अंतर्गत अपराध की कोई नाम नहीं दिया गया है, अपराध का कोई विशिष्ट नाम उल्लेखित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट को, कि भाई अपराध की इतनी परिभाषा अपने चार्ज में बतानी होगी जिससे कि जो अभियुक्त है जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जा रहे हैं उसको इस बात की जानकारी हो जाए कि भाई उस पर किसका आरोप है, क्या चार्ज फ्रेम किया गया है, जिसके लिए वह आगे डिफेंस तैयार करेगा। तो यहां पर ये अपने को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो 8वां पॉइंट है, विधि का नाम और विधि की वह धारा, विधि का नाम और धारा का नाम जो है आपको अपने चार्जेस में मेंशन करना है। अब जब इतना हमने कर लिया तो उसके बाद जब आखिरी में क्या करते हैं, फिर आखिरी में जो है जो मजिस्ट्रेट साहब है जो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, जो न्यायाधीश महोदय जो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, वह निर्देश देते हैं कि भाई विचारण का जो है निर्देशित किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट होगा आपका 9वें नंबर पर वो होगा विचारण का निर्देश। तो आपको अपने चार्जेस में जो है विचारण का निर्देश लिखना होगा। और इसके बाद जो 10वां पॉइंट है जिसके अंतर्गत न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से चार्जेस के फॉर्मेट के अंतर्गत ये 10 बिंदु जो हैं यह मुख्य रूप से होते हैं। अगर इन 10 बिंदुओं का ध्यान रख लिया जाए तो आपका चार्ज जो है बिल्कुल सटीक और अच्छे से बनेगा। तो यहां पर ये हुई मुख्य बातों की कि चार्जेस के फॉर्मेट में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए।
अब हम देखते हैं चार्जेस के फॉर्मेट के अंतर्गत जो है किस तरीके से जो है इन सब चीजों को जो है सेटल किया जाता है, किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर बात समझिएगा, अध्ययन की दृष्टि से हम चार्जेस का जो फॉर्मेट है इसे जो है 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में जो है इसको विभक्त कर रहे हैं, जिससे कि हम इसे अच्छे से समझ पाए। देखिएगा कि चार्जेस के अंतर्गत जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट टाइटल पार्ट होता है, मतलब शीर्षक भाग। दूसरा पार्ट जो बॉडी पार्ट होता है, जो कि मेन पार्ट है चार्जेस का। और तीसरा पार्ट होता है डायरेक्शन वाला, जिसके अंतर्गत न्यायाधीश महोदय जो है डायरेक्शंस देते हैं और सिग्नेचर वगैरह करते हैं। फिर इसके बाद एक और पार्ट माना जाता है जिसको हम बोलते हैं प्ली ऑफ एक्यूज्ड। अभियुक्त का अभिभाग जो है हम चार्जेस के बाद जो है उसको मेंशन करते हैं। कायदे से देखा जाए तो प्ली ऑफ एक्यूज जो है यह चार्ज का पार्ट नहीं है, क्योंकि चार्ज के बाद जो है सीधा मजिस्ट्रेट साहब अभियुक्त से पूछते हैं कि भाई उसने अपराध किया है, अभिभाग करना चाहता है तो कर ले। तो इसे जो है एक साथ ही लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि चार्ज जब आपको बनाने के लिए आए या जहां आप चार्ज बना रहे हैं वहां पर प्ली ऑफ एक्यूज्ड की जो है जरूर वहां पर मेंशन करिएगा। तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर 3 पार्ट होते हैं। अब समझते हैं एक एक पार्ट में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। तो सबसे पहले देखें टाइटल पार्ट, जिसको हम शीर्षक भाग बोलते हैं। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम देखें बुक्स वगैरह में तो हमें वहां पर टाइटल पार्ट नहीं मिलता है। कारण ये है कि जो राइटर्स हैं वो ये एज्यूम करके चलते हैं कि स्टूडेंट को पता होगा कि जब कोई भी आरोप लगाए जाते हैं तो उसका टाइटल बनाया जाता है। तो बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप ध्यान रखिएगा, आपको टाइटल जरूर लिखना है। अब टाइटल में क्या क्या चीजें आएंगी तो देखिएगा, टाइटल के अंतर्गत जो है यहां पर हमने तैयार किया हुआ है। टाइटल के अंतर्गत जो है कोर्ट का नाम वहां पर आता है, कोर्ट का विवरण आता है, जैसे कि इन द कोर्ट ऑफ XYZ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो इस प्रकार से आप कोर्ट का विवरण करेंगे, कौन सा कोर्ट है जो चार्ज जो है फ्रेम कर रहा है। फिर इसके बाद किस अपराध के लिए चार्ज फ्रेम किए जा रहे हैं, वो केस नंबर क्या है, जिससे कि मान लीजिए कि अगर किसी ने चार्ज फ्रेम किया और वहां पर जो है उसने केस नंबर नहीं डाला है तो ये कंफ्यूजन होगा कि भाई ये कौन से केस का चार्ज है। तो हमेशा जो है टाइटल के अंतर्गत वह केस नंबर डाला जाता है जिसका चार्ज फ्रेम किया जा रहा है। फिर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिर इसके बाद जो है बॉडी तैयार की जाती है। तो यहां पर जो है देखिए, हिंदी में भी ये बता दें आपको, समक्ष न्यायालय XYZ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जो भी उसका विवरण है वो देंगे। फिर इसके बाद आपराधिक प्रकरण क्रमांक डालना जरूरी है। फिर इसके बाद संस्थित दिनांक, जिस डेट को मामला संस्थित हुआ है वह डेट डालेंगे। और फिर इसके बाद बॉडी वाले पार्ट पे आएंगे। तो यहां पर जो है हमने इस तरह से जो है चार्जेस का टाइटल या शीर्षक जो है बनाया जाता है। अब जब बॉडी के अंतर्गत आए तो बॉडी में आप ध्यान रखिएगा, बॉडी के अंतर्गत जो है 2 नेचर के चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। एक तो सिंगल हेड चार्ज है ना, एक शीर्ष वाला चार्ज, या फिर मोर देन 1 हेड्स वाला चार्ज, एक से अधिक शीर्ष वाला चार्ज। तो इन दोनों टॉपिक्स पर जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें जो है सिंगल हेड चार्ज और डबल हेड चार्ज के बारे में अलग से इस पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो आरोप का फॉर्मेट है जिसके अंतर्गत जो बॉडी बनाई जाती है, जिसमें सिंगल हेड चार्ज और मोर देन 1 हेड चार्ज बनाए जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।